पिछले वीडियो में हम लोग 20 तक क्वेश्चंस को देखा था, प्रश्न को देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं, यह जो बता रहे हैं आज जो 21 से बताने जा रहे हैं, यह क्लास 10th का भूगोल है और ज्योग्राफी क्लास 10th का है और संसाधन एवं उपयोग इकाई 1 खंड क से लिया गया है। जितने भी ऑब्जेक्टिव हम आपको बता रहे हैं तो एक एक करके आप देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, तो आप डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पिछले वीडियो तक जहां तक हम लोगों ने पढ़ा, सौर ऊर्जा क्या कभी खत्म होगा? नहीं होगा। ज्वारीय ऊर्जा कभी खत्म होगा? नहीं होगा। जो खत्म नहीं होगा तो नवीकरणीय ऊर्जा है, तो क्लियर हो गया। जो नवीकरणीय ऊर्जा है तो आप स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार का संसाधन है। तो क्वेश्चन आया यहाँ चक्रीय, अचक्रीय और नवीकरणीय। तो मैंने कहा जो खत्म ही नहीं होगा तो नवीकरणीय है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नवी मतलब नया कर सकते हैं फिर से, तो नया प्राप्त कर सकते हैं, फिर से हो सकता है यूज करने के बाद फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। जिसको यूज करने के बाद फिर से प्राप्त नहीं कर सकते उसे अनवीकरणीय कहते हैं। प्रश्न उठा, सर चक्रीय संसाधन क्या होता है और अचक्रीय संसाधन क्या होता है। तो आइए एक ग्राफ के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, संसाधन जो है, संसाधन को एक तो प्राकृतिक होगा, दूसरा मानवीय संसाधन होगा। संसाधन प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक की अगर बात करें तो प्रकृति में नवीकरणीय हो सकता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और नवीकरणीय जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय जो समाप्त हो जाता है, नवीकरणीय जो समाप्त नहीं होता है, और नवीकरणीय जो समाप्त हो जाता है। अच्छा, नवीकरणीय क्या होता है? जो समाप्त नहीं होता है, यही था ना। इसका मतलब यह निकला कि नवीकरणीय भी दो तरह का हुआ। एक तो होता है जो हमेशा चलता रहेगा, जैसे पवन, जल, इस तरह का होगा। एक और है जैव। जैव से क्या मतलब है? यहाँ जैव से मतलब है जीवित, जैसे वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव से जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, ऐसे संसाधन जो वन्य जीव से प्राप्त होता है। वन्य जीव का भी हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं कि नहीं? तो यह भी तो एक प्रकार का संसाधन है। तो यह कैसा संसाधन है? जैव संसाधन है, जीवित है। और ये प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो प्राकृतिक वनस्पति भी क्या है? यह जैव संसाधन है। तो ये जैव संसाधन है, तो यह भी तो नवीकरणीय हुआ ना। पेड़ पौधे भी नवीकरणीय हुआ, क्योंकि हम खत्म हो जाने के बाद फिर से उसे हम लगा करके फिर से उसका यूज कर सकते हैं। वन्य जीव भी इसी तरह से है, ये संसाधन समाप्त होने वाला नहीं है। तो इस तरह से समझ में आ गया। एक तो जैव हो गया, दूसरा क्या हो गया? सतत अथवा प्रवाह। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, मतलब फ्लो में, मतलब आपको कभी खत्म होने वाला नहीं, जैसे पवन ऊर्जा हुआ, जल ऊर्जा हुआ। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनवीकरणीय। एक तो नवीकरणीय हुआ जो प्राकृतिक है। प्राकृतिक में ये सारे जितने भी देख रहे हैं ये प्राकृतिक हैं। जो जल है, पवन है, वनस्पति है, वन्य जीव है, ये सारे प्राकृतिक है। प्राकृतिक में ये क्या है? नवीकरणीय। प्राकृतिक में ये क्या है? नवीकरणीय, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला है। जबकि प्राकृतिक में अनवीकरणीय भी होता है। प्राकृतिक का जैसे अगर बात करें अनवीकरणीय में, तो धातु है, यह पुनः चक्रीय होता है। जबकि अचक्रीय जो होता है, जीवाश्म ईंधन होता है, ये क्या है? ये अनवीकरणीय है, जो समाप्त हो जाएंगे। धातु भी समाप्त हो जाएंगे, कोई भी धातु है वह समाप्त, आपको उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाएगा, ऐसा संसाधन है। जीवाश्म ईंधन भी उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाएगा, अर्थात अनवीकरणीय हुआ। लेकिन धातु है, चक्रीय होता है। क्या होता है? चक्रीय रूप से उपयोग होता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन अगर एक बार उपयोग कर लीजिए तो वह खत्म हो जाएगा। धातु को एक बार उपयोग करके फिर दूसरे काम में उसे ला सकते हैं। लाने के बाद धीरे धीरे वह खत्म होता वह भी है, लेकिन हम उपयोग में चक्रीय रूप से ले आते रहते हैं। चक्रीय रूप से मतलब धातु को कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो धातु बदल जाता है, उसको इस चक्र साइक्लिक रूप से यह चलते रहता है।
लेकिन जीवाश्म ईंधन अगर एक बार उपयोग कर लिए तो क्या हो जाता है, ये पुनः वापस नहीं ला जा सकता, इसे भी पुनः वापस नहीं ला सकते अगर एक बार उपयोग कर लिए, लेकिन यह इसका क्रम जो है चक्रीय रूप से चलता रहता है। तो ये भी आप समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या, मानवीय। दूसरा क्या है, मानवीय संरचनाएं एवं संस्थाएं। मानवीय क्या होता है, जो संसाधन, यह भी है मानवीय संसाधन है। तो जितनी भी संरचनाएं होती है, जितनी भी संस्थाएं हैं, वह सारे क्या मानवीय है, मानव द्वारा निर्मित है। मात्रा एवं गुणवत्ता, जो भी कुछ मात्रा है, क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, ये सारे मानवीय है संसाधन। क्या है, जैसे किसी की गुणवत्ता है, किसी में क्या है, कोई टीचिंग करता है, तो कोई क्या करता है, पेशा से डॉक्टर है, कोई पेशा से क्या है, इंजीनियर है, तो ये गुणवत्ता हो गया। मात्रा, इसी तरह से उनकी मात्रा को भी देखा जाता है। तो संरचनाएं एवं संस्थाएं जो भी कुछ है, ये सारे क्या हो गए, मानवीय हुआ, संसाधन हुआ, जिसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में तकनीक के सहारे हो, ज्ञान की तकनीक मतलब ज्ञान, इनके सारे हम लोग उपयोग करते हैं। तो चक्रीय और अचक्रीय जो होते हैं, यह भी क्या अनवीकरणीय है, यानी समाप्त तो हो जाने वाले हैं। तो इसके विषय में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो 21 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर क्या हो गया, नवीकरणीय हो गया। अब हम चलते हैं 22 नंबर में। निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि प्रवहनीय संसाधन की बात कर रहा है, यानी सतत या प्रवाह वाले। तो जो प्रवाह में रहता है, जैसे अगर प्रवहनीय संसाधन कौन, ऑप्शन 1 में नदी है, बी में पेट्रोल है, सी में कोयला है, डी में मानव कृत है। तो स्वाभाविक है कि जो प्रवाह में रहेगा वह प्रवहनीय संसाधन होगा, जैसे नदी। नदी क्या है, प्रवहनीय संसाधन है, इसलिए क्या होगा, नदी होगा। इसका आंसर क्या होगा, नदी होगा। प्रवहनीय संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय होते हैं। क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन होते हैं। और नवीकरणीय कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोल, कोयला, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो आप इसके अब तभी से अब आपको यही बताया जा रहा है कि सीमित जो होता है, इसके विषय में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सीमित कौन होता है, असीमित कौन होता है। तो बताइए, समुद्री ऊर्जा सीमित है या असीमित है, कोयला सीमित है या असीमित है, पवन ऊर्जा सीमित है या असीमित है, सौर ऊर्जा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सीमित, असीमित क्या है, समुद्री ऊर्जा है, ठीक है, असीमित समुद्री ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, कभी खत्म होने वाला नहीं, सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं। तो सीमित कौन है, तो सीमित में कोयला होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा आंसर तो इसका। 24 में चलते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। विकास के आधार पर संसाधन को 4, यहाँ आपको एक छूट गया है, यहाँ आप एक लिख लीजिएगा, एक होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब डी 4 होगा। क्या होगा, 4। तो प्रश्न उठा कौन कौन से होंगे, तो बता दें 4 जो होंगे, संभावी होंगे, विकसित होंगे, उनके बाद संचित होंगे और भंडार संसाधन होगा। ये 4 तरह के विकास के स्तर पर ये संसाधन के 4 प्रकार होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हिमालय क्षेत्र का खनिज किस प्रकार का संसाधन है। जो हिमालय क्षेत्र का संसाधन है, हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है, हिमालय के गर्भ में, हिमालय के नीचे, हिमालय पर्वत का जो नीचा है, उसमें बहुत अधिक से अधिक प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं और उसको जो है निकालना थोड़ा दुर्लभ है, उसमें ज़्यादा खर्च हो सकता है, लेकिन संसाधन उसके अंतर्गत अधिक से अधिक मात्रा में है। तो प्रश्न उठा, हिमालय क्षेत्र का खनिज जो है, हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है किस प्रकार का संसाधन है, संभावी है, विकसित है, भंडार है या भंडार संसाधन है या संचित कोष संसाधन है। तो स्वाभाविक है कि ये जो संचित, यह जो आपको संसाधन है, हिमालय क्षेत्र का जो संसाधन है, यह किस तरह का संसाधन है, तो ये संभावी संसाधन है। संभावी संसाधन क्या होता है, ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसे हम उपयोग में ला सकते हैं, इसकी संभावना है कि उपयोग में लाएंगे, लेकिन यह अधिक गहराई में होने के कारण जो है यह दुर्गम होता है, महंगा होता है। अगर हम उसको उसमें से निकालेंगे, हिमालय क्षेत्र का जो अगर उसको खोद करके हम उसमें से खनिज निकालेंगे,
तो जितना निकालने में हमें खर्च बनेगा उतना में तो हम दूसरे देश से या कहीं और से उससे कम में, उससे सस्ते में हम क्या करेंगे, मंगवा लेंगे। तो इससे क्या होगा, तो वो संभावी संसाधन है लेकिन वह दुर्लभ है। चूंकि वह दुर्लभ है, अधिक गहराई में है, इसलिए हम उसे निकालने से बढ़िया हम दूसरे से आयात कर लेंगे, ले आएंगे दूसरे देश से। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र का खनिज जो किस प्रकार का संसाधन हुआ, संभावी हुआ। प्रश्न उठा विकसित संसाधन क्या होगा फिर, तो विकसित संसाधन जिनका जो है सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। यानी ऐसे संसाधन को कहते हैं जिस पर क्या होता है, विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर जो निर्भर करता है। ऐसे संसाधन जिनका जो विकास है तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर करता है। जबकि भंडार की अगर बात करें तो वैसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं जिसकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। जो क्या है, मानवीय आवश्यकता, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या है, सक्षम है। जैसे जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक, ये सारे इसमें जो ऊर्जा है, ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई रहती है। जल में है कि जल में, अब देखिए, जल से जल ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन की क्या होती है, असीम क्षमता छिपी हुई होती है, इसलिए इसे भंडार संसाधन कहा जाता है। जबकि संचित कोष संसाधन जो है, इसमें क्या होता है, यह भी एक ऐसा संसाधन है जो भंडार संसाधन का ही समझिए भाग है यह भी, लेकिन तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जाता है। यह बिना तकनीक के आधार पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसको हम भविष्य की पूंजी भी कह सकते हैं। तो इतनी बात आप समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग किन प्रकार के समस्याओं को जन्म देता है। आपको हम पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि मैं अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग किन प्रकार के समस्याओं का, जब अभी संसाधन आपके पास है, सभी तरह के संसाधन है, उसको विवेकपूर्ण उपयोग कर लिए। तो विवेकपूर्ण उपयोग से क्या मतलब है, जब आप विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे होते हैं तो समझिए संसाधन का आप नियोजन कर रहे हैं। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में संसाधन नियोजन क्या है, तो यहाँ आप आंसर में क्या देंगे, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण का क्या मतलब है, हम अपने ज्ञान के बदौलत, हम अपने अच्छी सोच के बदौलत हम इसका अच्छा से अच्छा उपयोग करेंगे। मतलब उसको ऐसा नहीं करेंगे कि उसका दुरुपयोग हो, मतलब कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए जिसमें उनसे हानि हो और हमारे भविष्य में हमारे आने वाले जो भविष्य हैं उनके लिए हम क्या करें, खत्म कर दें, उनके लिए बचे ही नहीं। तो हम इस तरह से यूज करेंगे, कोई भी संसाधन हमारे पास मौजूद है तो उनको इस प्रकार से यूज करेंगे ताकि हमारे भी लिए फायदामंद हो और भविष्य के लिए भी फायदा हो। यह भी ध्यान रख करके हम करेंगे संसाधन का उपयोग। तो संसाधन का जब विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है तो उसी को संसाधन नियोजन कहा जाता है। लेकिन जब संसाधन का अविवेकपूर्ण या अतिशय, अधिक से अधिक उपयोग किया गया तो ये बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे देता है। तो प्रश्न उठा, किन समस्याओं को जन्म देता है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय या इनमें सभी। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इनमें सभी। सामाजिक भी देता है, आर्थिक भी देता है संसाधन समस्या को जन्म, और सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय भी समस्या को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में के शीत मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। भारत में जो शीत मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है, राजस्थान में है, लद्दाख में है, गुजरात में है या बिहार में है। तो आंसर होगा शीत मरुस्थलीय। शीत मरुस्थलीय क्या है, तो ठंडा जगह भी है और जमीन वहाँ क्या है, ठंडा इतनी है वहाँ कि जमीन जो है रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान की तरह हो गया, मतलब बालू में कन्वर्ट हो गया, मरुभूमि हो गया, उस पर कुछ उपज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे जमीन को शीत मरुस्थलीय कहते हैं। ठंडा से वहाँ अधिक ठंडक, अभी तो आप सुने थे गर्मी के कारण वहाँ कुछ भी उपज नहीं रहा, अधिक ठंडी होगा तब भी यही स्थिति जमीन की होगी, भूमि की स्थिति होगी कि वहाँ कोई भी फसल उपज नहीं होगा, अर्थात वहाँ की मिट्टी जो है उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगा, मरुभूमि हो जाएगा। तो शीत मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है हमारे देश में, तो शीत आ गया तो ठंडा आ गया। राजस्थान में ठंडा होता नहीं है, गुजरात में ठंडा होता ही नहीं है, बिहार में अधिक ठंडा है नहीं। फिर लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर का एक भाग है लद्दाख, जम्मू कश्मीर के अब तो
या यूनियन टेरिटरीज में बदल गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। बिहार किन खनिजों में धनी नहीं है? बिहार में कौन कौन से खनिज हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बिहार के में कौन से खनिज सबसे अधिक मिलता है, कौन नहीं मिलता है। इसमें क्वेश्चन क्या, बिहार में किन खनिजों में धनी नहीं है? अभ्रक में धनी नहीं है, चूना पत्थर में धनी नहीं है, धनी मतलब अधिक से अधिक मिलना, चूना पत्थर में धनी नहीं है, या फिर पायराइट में धनी नहीं है, या कोयला में धनी नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, कोयला होगा। कोयला इसका क्या होगा, कोयला में धनी भारत जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, संदीप पांडे से संबंधित है, मेघा पाटेकर से संबंधित है, या गांधी जी से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। तो इसका किससे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो मेघा पाटकर किससे संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। फिर संदीप पांडे किससे संबंधित है, तो वर्षा का जो जल होता है उसको जमा कर कृषिगत भूमि का विस्तार, यानी कृषिगत भूमि जो है जहां कृषि करने योग्य भूमि है उसको वर्षा का पानी को जमा कर यानी संचित करके उसके लिए उपयोग में लाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। समझ में क्या किसके द्वारा चलाया गया था, संदीप पांडे के द्वारा। तो मुझे विश्वास है यहां तक आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।